में हमें कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हम परमानेंट मैग्नेट से हासिल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको सोलेनॉइड कहा जाता है। सोलेनॉइड की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एमआरआई मशीन है जिसमें हम एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डिजायर्ड वैल्यू अचीव करते हैं। अब स्टूडेंट्स, एमआरआई मशीन को देख के लगता है कि सोलेनॉइड एक बहुत ही कंप्लेक्स डिवाइस है, लेकिन हकीकत में सोलेनॉइड एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है। स्टूडेंट्स, यहां से आपको इसकी अहमियत का तो अंदाजा हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि एक सोलेनॉइड होता क्या है। स्टूडेंट्स, सपोज करें कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। अगर आप इस वायर को स्प्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो बन जाने वाला ये न्यू सिलेंड्रिकल डिवाइस एक सोलेनॉइड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहां से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग tightly wound cylindrical coil of wire। एक सोलेनॉइड बेसिकली वायर से बना हुआ सिलेंड्रिकल कॉइल होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि अगर हम सोलेनॉइड में से करंट पास करवाते हैं तो ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए सपोज करें कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट वर्टिकली अपवर्ड पास कर रहा है और राइट हैंड फिस्ट रूल के मुताबिक इस करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब स्टूडेंट्स, हम इस वायर के अगर दोनों एंड्स को आपस में मिला देते हैं तो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग क्लोज लूप बन जाती है। अब स्टूडेंट्स, इस करंट कैरिंग क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसका नॉर्थ और साउथ पोल देखना चाहते हैं कि किस तरफ है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा रूल एग्जिस्ट करता है जिसको क्लॉक रूल का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, सपोज करें कि हम इस करंट कैरिंग क्लोज लूप को राइट साइड से देखते हैं तो इसमें फ्लो करने वाला करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आ रहा है। अगर आप इन एरोज की टेल को आपस में मिला देते हैं तो ये एन बन जाता है, विच मींस दैट के इस करंट कैरिंग क्लोज लूप के राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर आप इस करंट कैरिंग लूप को लेफ्ट साइड से देखते हैं तो यहां पे करंट का फ्लो हमें क्लॉकवाइज नजर आएगा और इन एरोज की अगर टेल को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये एस बना देते हैं, विच मींस दैट कि इस करंट कैरिंग क्लोज लूप के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल लेफ्ट साइड पे है। अब स्टूडेंट्स, इसका कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनता है वो हमें इस तरह से नजर आता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज जस्ट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द शॉर्ट बार मैग्नेट। एक छोटे से बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। इसी वजह से इस करंट कैरिंग क्लोज लूप को हम फैंटम बार मैग्नेट का नाम देते हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 63 की साइड इंफॉर्मेशन में दिखाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, फैंटम बार मैग्नेट किस काम आता है? तो फैंटम बार मैग्नेट दो लूप्स के दरमियान में अट्रैक्शन या रिपल्शन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज कर लें कि हमारे पास दो करंट कैरिंग क्लोज लूप्स हैं जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाले फील्ड्स आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। अब दोनों लूप्स के दरमियान में आप देखें कि एक मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल जबकि दूसरे मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल आ रहा है और हमें यह बात पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये दोनों लूप्स एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। इसी तरीके से अगर हम दो लूप्स इस तरह की कंसीडर करते हैं जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट फ्लो कर रहा हो, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि दोनों लूप्स के दरमियान में लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे को डेफिनेटली रिपेल करेंगे और ये दोनों लूप्स एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि जब भी लूप्स में सेम डायरेक्शन का करंट होता है, लूप्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जब भी लूप्स में ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट होता है तो लूप एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम एक करंट कैरिंग क्लोज लूप कंसीडर करते हैं जिससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। हम इसके पास एक और करंट कैरिंग क्लोज लूप को लेके आते हैं जिसमें सेम डायरेक्शन का करंट फ्लो कर रहा है।
अब स्टूडेंट्स, इन दोनों लूप्स को जब आप एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो इन दोनों के फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के बाद एक रिजल्टेंट फील्ड बना लेते हैं जो कि हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आप जरा गौर करें तो इन दोनों लूप्स के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होना शुरू हो गई है। इसी तरीके से अगर हम एक और करंट कैरिंग लूप को इसके करीब लेके आते हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट फील्ड हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा और आप देख सकते हैं कि लूप्स के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल होना शुरू हो गई हैं और इनकी तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है। अब स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आप लार्ज नंबर ऑफ लूप्स को इन्हीं के करीब लेके आते हैं तो एक रिजल्टेंट फील्ड जनरेट होता है जो कि आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो डिवाइस बन चुका है इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं और इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें बिल्कुल एक लॉन्ग बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सिंगल करंट कैरिंग लूप से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह होता है और एक सोलेनॉइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग बार मैग्नेट की तरह होता है जिसका एक अपना नॉर्थ पोल और एक अपना साउथ पोल होता है। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पे देखते हैं कि दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एक ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनॉइड से बाहर की तरफ है और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के रिंग्स के अंदर होता है। तो हम पहले इसमें आउटसाइड के फील्ड के ऊपर गौर करते हैं कि ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स, हमें नजर आ रहा है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं और इसकी डायरेक्शन भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो रही है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व हैं। इसका मतलब यह है कि एक तो लाइंस के एक दूसरे से दूर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वीक हो रही है, जबकि दूसरी बात यह कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड ये किस तरह का होता है? दिस इज मेड बाय कर्व्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स which are far apart। अब यहां से हमें दो बातों का पता चलता है। एक तो उसने कहा जी कर्व्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। और दूसरा स्टूडेंट्स, उसने हमें यह बताया है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पे हैं, विच मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। तो ये दोनों बातें हमें यहां से पता चल जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हैं जहां पे आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल हैं, इक्वी डिस्टेंट भी हैं। तो यहां पे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट हैं। उसके बाद उसने हमें यह बताया है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज भी हैं, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको भी हम लिख लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड this is made by straight parallel equidistant magnetic lines of force which are very close to each other। तो स्टूडेंट्स, उसी तरीके से पैरेलल इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें यह बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है।
और सेकेंडली उसने हमें यह बताया हुआ है कि दीज लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, विच मीन्स दैट के मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स हमें सोलेनॉइड से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स का भी पता चल गया कि इसमें दो किस्म के मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है और इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है और इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों फील्ड्स को कंपेयर करें आपस में, तो उसके मुतालिक बुक में हमारी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आउटसाइड का फील्ड नेग्लिजिबली स्मॉल होता है लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर आप उस फील्ड को इनसाइड के फील्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली फिर हम आउटसाइड के फील्ड को जीरो कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने लेक्चर के स्टार्ट में यह बात की थी कि जब भी हमें कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है तो हम सोलेनॉइड से हासिल करते हैं। तो सोलेनॉइड का एक्सटर्नल फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म और वीक हो गया, तो हमें कांस्टेंट फील्ड कहां से मिलता है? तो एक्चुअली स्टूडेंट्स हम सोलेनॉइड के इंटरनल फील्ड को यूज कर रहे होते हैं जो कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोलेनॉइड से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। मलिक स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने करंट कैरिंग सोलेनॉइड से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को एम्पियर्स लॉ की मदद से कैलकुलेट करना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे वो लास्ट 2 लेक्चर्स देख लें ताकि उन्हें पता चले कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है, सोलेनॉइड किस तरह का डिवाइस है और ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स सपोज करें कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है ए और बी जिसकी लेंथ L और उसमें कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं। हम इसको एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि इसमें फ्लो करने वाला करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये मैग्नेटिक फील्ड 3 डायमेंशनल होता है जो कि हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का पता चलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्लॉक रूल यूज करते हैं जिसके मुताबिक किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बनता है, और इसी तरीके से अगर किसी सर्कुलर पाथ में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल होता है। तो यही बात जहन में रखते हुए हम सोलेनॉइड को जब एंड ए से देखते हैं तो यहां पे हमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है, विच मीन्स दैट कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बन रहा है। और इसी तरीके से अगर हम सोलेनॉइड को एंड बी से देखते हैं तो यहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जिसका मतलब यह है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल बनेगा। अब स्टूडेंट सोलेनॉइड 2 तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉन यूनिफॉर्म और वीक फील्ड होता है और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। दूसरा फील्ड सोलेनॉइड का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म फील्ड होता है और इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। हम ये चाहते हैं कि सोलेनॉइड के सेंटर पे मौजूद पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम सोलेनॉइड को लेंथ वाइज कट करते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपको सर्कल की 2 लाइंस नजर आ रही हैं। ऊपर वाली लाइंस में डॉट लगे हुए हैं जबकि नीचे वाली लाइंस में क्रॉस लगे हुए हैं। डॉट का मतलब यह है कि यहां से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, जबकि क्रॉस का मतलब यह है कि यहां से करंट अंदर की तरफ एंटर हो रहा है। स्टूडेंट्स सोलेनॉइड के दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की हमने बात की कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है जबकि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और हमें यह बात भी पता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब कंपेयर किया जाता है तो यह इतना कम होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी जो कि आपको पेज नंबर 62 पे भी दिखाई हुई है। अब स्टूडेंट्स हमने एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स एम्पियर्स लॉ में हमने 4 स्टेप्स देखे थे, वही 4 स्टेप्स आज हम यूज करेंगे और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेप 1,
स्टूडेंट्स, इस स्टेप में हम एक इमेजिनरी क्लोज लूप कंसीडर करेंगे जिसको एम्पीरियन लूप भी कहा जाता है। यहां पे एम्पीरियन लूप को ए बी सी डी ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, ये लूप इस तरह से प्लॉट की जाती है कि वो पॉइंट जिस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो वो इस लूप पे एग्जिस्ट करे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस लूप को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जो कि लेंथ L1, लेंथ L2, लेंथ L3 और लेंथ L4 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, यहां तक है हमारा पॉइंट नंबर 1, जिसमें हमने ड्रॉ किया है इमेजिनरी क्लोज्ड लूप called Empyrean loop. Such that it must carry the point, say P, at which magnetic field is to be calculated। और इसके बाद हमने इस क्लोज लूप को सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। डिवाइड द Empyrean loop in 4 segments as ए बी साइड को L1 लेंथ से रिप्रेजेंट किया है, बी सी साइड को L2 लेंथ से, सी डी साइड को L3 लेंथ से और डी ए साइड को L4 लेंथ से रिप्रेजेंट किया है। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टेप 2 में हमने ये जो 4 सेगमेंट्स बनाए हैं लेंथ के, इनके लिए B डॉट डेल्टा L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज स्टेप 2। कैलकुलेट B dot delta L for L1, L2, L3 and L4। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए देखें, सबसे पहले हम L1 के अक्रॉस इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे L1 की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, जिसकी वजह से L1 लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 हो जाएगा और cos 0 के ऊपर वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहां पे हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं, फॉर लेंथ L1 B डॉट डेल्टा L1 दैट इज इक्वल टू B, और जो लेंथ एलिमेंट है वो यहां पे बन जाएगा L1 cos ऑफ थीटा। हमारे इस केस में थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री और हमें यह पता है कि cos 0 पे 1 के इक्वल हो जाता है। इंप्लाइज दैट B डॉट डेल्टा L1 दैट इज इक्वल टू BL1 cos ऑफ 0 डिग्री और ये वैल्यू आ जाएगी BL1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, यहां पे फर्स्ट सेगमेंट के अक्रॉस B डॉट डेल्टा L की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम लेंथ L2 को कंसीडर करते हैं और यहां से हमें नजर आ रहा है कि लेंथ L2 और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉज की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा फॉर लेंथ L2
L2 लेंथ के लिए हमने B डॉट डेल्टा L की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे B डॉट डेल्टा L फॉर सेकेंड लेंथ एलिमेंट विच इज BL2 cos ऑफ थीटा। और हमारे इस केस में थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, सो B डॉट डेल्टा L फॉर सेकेंड लेंथ एलिमेंट दैट इज BL2 cos of 90 degree and that BL2 multiply by cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यही कैलकुलेशन करेंगे फॉर द लेंथ एलिमेंट L3। तो इसके लिए देखें कि ये लेंथ एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है, तो पहली बात यहां पे ये कि यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। और अगर आप एंगल देखना चाहें तो L3 की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिसका मतलब यह है कि यहां पे एंगल की वैल्यू 180 के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स अब कैलकुलेशन करते हैं फॉर लेंथ L3। L3 लेंथ में हम लिखेंगे B डॉट डेल्टा L3 विच इज BL3 cos ऑफ थीटा। यहां पे दो कंडीशंस बनेगी। हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, क्योंकि लेंथ L3 मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पड़ी हुई है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, सो B डॉट डेल्टा L3 विच इज B की जगह पे आ जाएगा 0, L3 एज इट इज cos ऑफ 180। अब स्टूडेंट्स ये 0 इन फैक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम लास्ट लेंथ एलिमेंट L4 के कॉरेस्पॉन्डिंग B डॉट डेल्टा L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए देखें कि यहां पे L4 की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी फॉर लेंथ L4 B डॉट डेल्टा L4 दैट इज इक्वल टू BL4 cos of theta. Here theta is equal to 90 degree. So B dot L4 that is equal to BL4 cos of 90 degree, और cos 90 पे 0 हो जाता है तो ये सारा फैक्टर भी 0 के इक्वल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये सारी कैलकुलेशन आपको पेज नंबर 63 पे मिल जाएगी। यहां तक हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 स्टूडेंट, स्टेप 3 में हमने एनक्लोज्ड करंट फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स ये एनक्लोज्ड करंट क्या होता है? तो इसके लिए सपोज करें कि वही क्लोज लूप ABCDA एक सरफेस की शक्ल की है, तो अब इस सरफेस में से वो करंट जो कि परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, दैट अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज एनक्लोज्ड करंट। इसको एनक्लोज्ड करंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स हमने सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम लिखते हैं लेट n be the total number of turns per unit length of solenoid, then number of turns in length L1 that is equal to NL1। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पे लेंथ L1 को इस वजह से कंसीडर किया है क्योंकि जब हम B डॉट डेल्टा L की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे
तो उसमें सिर्फ L1 लेंथ के अक्रॉस हमें नॉन जीरो आंसर मिला है। लेट I be the current flowing through each loop, so current through NL1 loops that is equal to NL1 into I, और इसी अमाउंट को हम नाम देते हैं implies that so enclosed current that is equal to NL1 into I। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब फाइनली हमने एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करना है, विच इज द स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर लॉ क्या होता है? समेशन I इज इक्वल टू 1 से टू द नंबर ऑफ सेगमेंट्स जिसमें आपने एम्पीरियन लूप को डिवाइड किया था। तो चूंकि हमने यहां पे एम्पीरियन लूप को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, इसलिए हम I की वैल्यू 1 से 4 तक लिखेंगे। B डॉट डेल्टा L I दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट एनक्लोज्ड। इसको लिखा जा सकता है D डेल्टा L फॉर फर्स्ट पाथ, B डॉट डेल्टा L फॉर सेकेंड पाथ, B डॉट डेल्टा L फॉर थर्ड पाथ, B डॉट डेल्टा L फॉर फोर्थ पाथ, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट एनक्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने इन तमाम पैरामीटर्स की वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट कर ली है। तो सिंपली अब हमने वो तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, तो यही इक्वेशन हमारा आंसर बन जाएगी। तो देखिए B डॉट डेल्टा L की वैल्यू BL1 है, प्लस सेकेंड पाथ के लिए वैल्यू निकली थी 0, थर्ड पाथ के लिए वैल्यू थी 0 और फोर्थ पाथ के भी वैल्यू थी 0। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द एनक्लोज्ड करंट। तो स्टूडेंट्स एनक्लोज्ड करंट अभी हम कैलकुलेट करके हैं जिसकी वैल्यू है NL1 इंटू I। तो इस साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर बनेगा BL1 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NL1 इंटू I। तो स्टूडेंट्स L1 की वैल्यू यहां L1 से कैंसिल हो जाएगी, इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। So this is the value of magnetic field जो कि सोलेनाइड के सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने इसी आर्टिकल के अंदर कैलकुलेट करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं जिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। डिपेंडेंस, स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में स्मॉल n इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, यहां से हम इसके पैरामीटर्स लिखते हैं। नंबर 1 है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि सॉलिनाइड से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सपोज करें कि हमारे पास दो आइडेंटिकल सॉलिनाइड्स हैं, जबकि एक में से हम 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं और दूसरे में से हम 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं। तो दोनों के प्रोड्यूस होने वाले फील्ड से हमें इस बात का अंदाजा होता है कि वो सोलेनाइड जिसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसका फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और वो सोलेनाइड जिसमें से कम करंट पास कर रहा है उसका फील्ड वीक है। तो ये हमारे पास इस फर्स्ट रिलेशन की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। सेकेंडली, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसके लिए देखें कि हमारे पास दो ऐसे सोलेनाइड्स हैं जिनकी लेंथ सेम है। एक में नंबर ऑफ टर्न्स n के इक्वल हैं, जबकि दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स 2n के इक्वल हैं। तो जब आप इसमें से सेम अमाउंट का करंट पास करवाएंगे तो हमने ये देखा कि वो सोलेनाइड जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n के इक्वल थे उसका फील्ड उस दूसरे सोलेनाइड के फील्ड से जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 2n के इक्वल हैं हाफ होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड यहां पे रिलेशन बनेगा दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लेंथ अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम दो ऐसे सोलेनाइड्स कंसीडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, जबकि लेंथ हम सपोज करते हैं कि एक सोलेनाइड की L के इक्वल जबकि दूसरे सोलेनाइड की लेंथ 2L के इक्वल है। अब जब आप इन दोनों सोलेनाइड में से सेम अमाउंट का करंट पास करवाएंगे तो उसकी वजह से वो सोलेनाइड जिसकी लेंथ L के इक्वल है उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू दैट सोलेनाइड जिसकी लेंथ 2L के इक्वल है। मतलब यहां से यह निकलता है कि जिस सोलेनाइड की सेम नंबर ऑफ टर्न्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कम है उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर और जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, जो कि हमें लेंथ ऑफ द सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनवर्स रिलेशन बताता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।